हम लोग कल बात कर रहे थे किस पर? अधिकारों पर। दुनिया में एक जैसे विचार के लोग नहीं हैं, सारे लोग एक ढंग से सोचते हो, ऐसी स्थिति नहीं है। लोगों की विचार करने के तरीके, लोगों की विचार पद्धति ये भिन्न भिन्न है। कोई किसी के प्रारूप पर ध्यान देगा और कोई किसी के इसेंस पर ध्यान देगा। हर आदमी एक तरह से सोचेगा ये नहीं है। मतभिन्नता स्वाभाविक है। और मतभिन्नता होती क्यों है? क्योंकि कोई एक चीज पर ध्यान देता है तो कोई दूसरा दूसरी चीज पर ध्यान देता है। सोचने का यह तरीका न सिर्फ जिंदगी में है बल्कि जिंदगी से जुड़े हुए हर विषय में। ज्यूरिस्प्रूडेंस या कानून ये भी जिंदगी से जुड़े हुए विषय। तो सोचने का यह तरीका आपको यहां भी दिखाई देगा। एक प्रकार के विधिशास्त्री हैं जो संकल्पनाओं के संबंध में विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति यह प्रस्तुत कर रहे हैं और वे अपना अध्ययन विश्लेषण तक संकल्पनाओं के ये सीमित किए हुए हैं। और दूसरे प्रकार के विधिशास्त्री हैं जो उस तर्क को ढूंढना चाहते हैं जिस तर्क के आधार पर संकल्पनाएं निर्मित हुई। उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि अमुक व्यक्ति नशे में है। अमुक व्यक्ति नशे में हो सकता है अगर उसने कोई नार्कोटिक या साइकोथेरेपिक सब्सटेंस ये कंज्यूम किया है, नशे में है। उसने कोई अल्कोहलिक ये सब्सटेंस कंज्यूम किया, नशे में है। लेकिन फिर एक और स्थिति आती है, आप कहते हैं अमुक व्यक्ति दौलत के नशे में है। क्यों? नशा एक स्थिति का नाम है। नशा एक फैक्ट सिचुएशन है और वो किस फैक्ट सिचुएशन का नाम है? वह फैक्ट सिचुएशन है जब व्यक्ति अपने स्व को भूलता है, अपने होने को भूल जाता है। ठीक है, अपने अस्तित्व के बारे में उसे ज्ञान ये नहीं रहता, वो क्या है, क्यों है, इस सब की जानकारी वो कहां है। ठीक है, जब आप अनर्गल बोलते हैं तो पूछा जाता है क्या नशे में हो? मीनिंग देयर बाय नशा एक फैक्ट सिचुएशन है। जो फैक्ट सिचुएशन आपको वातावरण से असंबद्ध कर देती है। आपके जो वातावरण है, जो आपका एग्जिस्टेंस है, उससे आपको अलग कर देती है। इस फैक्ट सिचुएशन का नाम भी नशा है। अब नशेड़ी का विश्लेषण दो प्रकार से संभव है। विश्लेषण का एक तरीका एनालिटिकल है, प्रारूपिक। वो नशे में क्यों है? उसने साइकोथेरेपिक सब्सटेंस लिया। वो नशे में है तो उसके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। ठीक है, जो आदमी नशे में होता है वो कैसा व्यवहार करता है लोगों के साथ। ये एनालिटिकल अध्ययन है नशेड़ी के संबंध में। जो व्यक्ति नशे में है उसके संबंध में ये विश्लेषण कैसा है? प्रारूपिक। यह विश्लेषणात्मक। इसमें हम विश्लेषण कर रहे हैं कि नशे में होने वाले व्यक्ति के गुण क्या क्या है, वो कैसे व्यवहार करता है, वो कैसे बोलता है, और ये हमने कहीं लिख दिया। इसके बाद ठीक है, उसे एक विशेष नाम दे दिया, नशेड़ी का। अब जैसे ही कहा जाएगा अमुक व्यक्ति नशे में है, आपके दिमाग में ये विशेषताएं तुरंत रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब आपको वक्ता को
आपको ये बात दोबारा नहीं बताना है कि वो व्यवहार कैसे कर रहा है, ठीक है, वो अपने वातावरण से असंबद्ध है या नहीं, ये सब बताना नहीं है। ये सब आपके दिमाग में खुद रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, और खुद रिफ्लेक्ट होना तो बार बार गुणों को बताना जरूरी नहीं होगा, लेकिन फिर भी नशेड़ी कैसा होता है ये आपके ध्यान में आ जाएगा। यही संकल्पनाओं का उपयोग है, ठीक है। ज्ञान की दुनिया में संकल्पना का यही उपयोग है, क्योंकि इसमें बातों को ठीक है, दोहराने से निवृत्ति ये मिल जाती है, बातों को दोहराना नहीं पड़ता बार बार। लेकिन संकल्पना ये आई कैसे? विश्लेषण के आधार पर। इसके मतलब यह हुए कि संकल्पनाओं के अध्ययन का एक तरीका ये कैसा है? विश्लेषणात्मक। और संकल्पनाओं के अध्ययन का दूसरा तरीका इसेंस का अध्ययन है, उस नॉर्म का अध्ययन है, उस मानक का अध्ययन है, जिस मानक या जिस नॉर्म के आधार पर व्यक्ति नशे में घोषित कर दिया जाता है, whether he has taken a narcotic or psychotherapeutic substance or not। उसने कोई साइकोथेरेपी, कोई आपका नार्कोटिक या कोई अल्कोहलिक या कोई ऐसा सब्सटेंस जो नशा उत्पन्न करता है, लिया भौतिक रूप से या नहीं लिया, फिजिकली ही हैज इनटेक, उसने कोई इनटेक किया है ऐसा सब्सटेंस या नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसकी मानसिक दशा ऐसी है कि वह अपने वातावरण के साथ संबद्ध नहीं है, वह उन लोगों के साथ ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं कर रहा है जिन लोगों के साथ उसे ठीक प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, तो वह व्यक्ति नशे में है। यह मानकीय अध्ययन है, यह नॉर्मेटिव, ठीक है, उसका एनालिसिस है, ठीक है। यह एक विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति हुई और दूसरी मानकीय अध्ययन पद्धति हुई। और मानकीय अध्ययन पद्धति ये उस तत्व का अध्ययन कर रही है जिस तत्व के उपस्थित होने के कारण, ठीक है, अमुक व्यक्ति की अमुक स्थिति है, ये कहा जाता है, ठीक है ना। कहते हैं तुम बहुत मीठा बोलते हो, ठीक है, तो जब वो कोई मीठा बोलता है तो क्या तुम्हारी जीभ पर मिठास का स्वाद आ जाता है? लेकिन माना यह गया है कि मीठा खाकर मन प्रसन्न होता है, तो ये नॉर्मेटिव अध्ययन है मिठास का, कि चूंकि मिठास क्या करती है? मन को प्रसन्न करती है, इसलिए अगर किसी के बोल मन को प्रसन्न करना है तो बोल मीठा है, ऐसा कहा जाएगा। तो संकल्पना कोई हो, उसका एक अध्ययन नॉर्मेटिव है और उसका दूसरा अध्ययन एनालिटिकल है। तो यही तरीका कानून में उपयोग हो गया। संकल्पनाएं इनका मानकीय अध्ययन भी है, इनका नॉर्मेटिव विश्लेषण ये भी है, और दूसरा इनका एनालिटिकल अध्ययन ये भी है। जिन लोगों ने एनालिटिकल अध्ययन किया संकल्पनाओं का, वे लोग हैं जिन्हें प्रमाणवादियों के नाम से कानून की दुनिया में जाना गया है, या जिन्हें विश्लेषणात्मक विधिशास्त्री इस नाम से जाना गया है। और इनमें प्रमुख हैं बेंथम, ऑस्टिन, हालैंड, ठीक है, सॉरी हाफील्ड, बेंथम, ऑस्टिन, हाफील्ड। क्योंकि ये लोग इंग्लैंड के निवासी हैं और इंग्लैंड प्रमाणवादियों का गढ़ रहा है। इंग्लैंड में विधि, कानून और कानून से जुड़ी हुई समस्त संकल्पनाएं राज्य से अलग होकर देखी ही नहीं गई। बेंथम हो, ऑस्टिन हो, दोनों ही
कानून के विषय पर क्या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कानून क्या है? संप्रभु का समादेश। यानी कानून को वो संप्रभु से अलग करके देख ही नहीं रहे। जबकि आप हिंदुस्तान आदि देशों में देखेंगे तो अनादिकाल से कानून की अवधारणा ठीक न्यायोचित इस रूप में आती रही। ठीक है, कहते हैं कि लॉ मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। हिंदुस्तान में कानून इस रूप में समझा गया, लेकिन इंग्लैंड में राज्य और संप्रभु इससे अलग होकर किसी भी विधिक अवधारणा को समझा ही नहीं गया है। और जब किसी भी विधिक अवधारणा को उन्होंने राज्य और संप्रभु इससे अलग होकर नहीं समझा, तो वो अधिकार इसे भी राज्य और संप्रभु इससे अलग होकर नहीं समझ सकते। वो कहते हैं कि आप जिसे अधिकार के रूप में जानते हैं वो सारा का सारा अधिकार नहीं है। आप तो प्राकृतिक अधिकारों को, आप तो नैतिक अधिकारों को, इन्हें भी अधिकार मान रहे हैं, जबकि इनफैक्ट यह अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि अधिकार वही है जो आज्ञा दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। अधिकार में आज्ञापकता यह होती है, और दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी यह होती है, प्रवर्तनीयता और आज्ञापकता, इंपरेटिवनेस एंड इन्फोर्सिबिलिटी, दीज आर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए राइट। इसका मतलब यह हुआ कि प्रमाणवादी अधिकार का जो अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं, अधिकार का वह अध्ययन विधिक अधिकार से भिन्न नहीं है। ठीक है, यह लीगल राइट है। इसका मतलब यह हुआ कि जो विश्लेषणात्मक विधिशास्त्री ये आज्ञापकता और प्रवर्तनीयता, इन तत्वों के आधार पर अधिकार की पहचान ये करते हैं। ठीक है ना, अधिकार की पहचान के जो तरीके, जो इंडिकेशन विश्लेषणात्मक विधिशास्त्रियों ने प्रस्तुत किए, वे क्या है? आज्ञापकता, इंपरेटिवनेस, और दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी। वो कहते हैं कि अधिकार सिर्फ वही है जो किसी को ऑर्डर दे, और ऑर्डर इसका मतलब ये होता है कि आप उसका पालन करने को बाध्य हैं। ऑर्डर डिसओबे करने के लिए अगर आप स्वतंत्र हैं तो वो आदेश नहीं है। ठीक है ना, तब वो क्या है? डायरेक्शन। ठीक है, आपको डायरेक्शन दी जा रही है। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्शन द्वारा सुझाई गई जो दिशा है उसको फॉलो कर लें, और चाहे तो ना करें। लेकिन आदेश अगर है तो विकल्प नहीं है। तो जो हाफील्ड है, बेंथम है, ऑस्टिन है, ये आज्ञापकता के तत्व को अधिकार का आवश्यक अंग ये मानते हैं। यद्यपि हाफिल और भी सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे अधिकारों का, वो यथास्थान जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन मुख्यतः मोटे तौर पे ये क्या मानते हैं? आज्ञापकता और प्रवर्तनीयता। जबकि जो नॉर्मेटिव
विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो मानकीय अध्ययन कर रहे हैं अधिकार का, जिनमें प्रमुख नाम ड्वार्किन का है। ये जो अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं, ये अधिकार के इसेंस को देख रहे हैं। और अधिकार का इसेंस क्या है? कि अधिकार गलत नहीं हो सकता, अधिकार वो नहीं हो सकता जो आपको नुकसान पहुंचाए और समाज को नुकसान पहुंचाए। यानी अधिकार की अवधारणा, अधिकार का कॉन्सेप्ट, अवधारणा को अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट ये भी कहते हैं, संकल्पना ये भी उसकी हिंदी है। अधिकार की अवधारणा आवश्यक रूप से ठीक के साथ जुड़ी है, और ठीक ये एथिक्स का शब्द है। ठीक है, अधिकार वो हो ही नहीं सकता जो कि ठीक नहीं है। और दोनों प्रकार की, ठीक है, विचार पद्धतियों को कानून में स्थान मिला है। ऐसे अधिकार भी हैं जिनमें आज्ञापकता और प्रवर्तनीयता, इंपरेटिवनेस और इन्फोर्सेबिलिटी दोनों मौजूद है। कोई हत्या नहीं करेगा, ठीक है, इंपरेटिवनेस है इसमें। जो कोई हत्या करेगा उसे अमुक दंड से दंडित करेंगे, इन्फोर्सेबिलिटी है। आप हत्या करेंगे, आपको दंडित करेंगे। दूसरी ओर नॉर्मेटिव विचार पद्धति, इसे देखें, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। मानकीय विचार पद्धति इसके आधार पर लाई गई धारा है, क्योंकि आत्महत्या से न तो समाज का भला हो रहा और न आपका। जो कुछ ठीक नहीं है वो भी अधिकार नहीं हो सकता, अर्थात जो ठीक है बस वही अधिकार हो सकता है। ये अधिकार ही नहीं, ये विचार पद्धति आपको हर संकल्पना के साथ जुड़ी दिखाई देगी। इनमें से एक विचार पद्धति को विश्लेषणात्मक विचार पद्धति कहा जाता है और दूसरी को मानकीय विचार पद्धति, नॉर्मेटिव, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस से संबंधित अध्ययन पद्धति ये कहा जाता है। ठीक है ना? तो यही अध्ययन पद्धति अधिकार नाम की संकल्पना इसके लिए, इसके अध्ययन के लिए उपयोग की गई। दूसरी बात, आप किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं? आपका अध्ययन उस वस्तु के जो विभिन्न डायमेंशंस हैं उनके अध्ययन से जुड़ा होता है। और आपका अध्ययन संपूर्ण तो तब कहा जाता है जब किसी भी वस्तु के जितने पहलू हो सकते हैं सबका अध्ययन आप करें। पूर्ण तो तब है जैसे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मानव जीवन का लक्ष्य है, ठीक है, केवल और केवल विद्या प्राप्ति, यह नहीं हो सकता। ठीक है, मानव जीवन का लक्ष्य केवल और केवल ईश्वर की साधना, यह भी नहीं हो सकता। मानव जीवन का लक्ष्य केवल और केवल पैसा पैदा करना, यह भी नहीं हो सकता। ठीक है, और मानव जीवन का लक्ष्य, ठीक है, आनंद की प्राप्ति, यह भी नहीं हो सकता। ये चारों ही मानव जीवन के लक्ष्य हैं और इसीलिए मानव जीवन के संबंध में संपूर्ण अध्ययन हमारी ही संस्कृति में हुआ, जब 4 लक्ष्य जीवन के निर्धारित किए और जीवन को 4 कालों में बांटा और प्रत्येक काल के लिए एक लक्ष्य। ठीक है, तो संपूर्ण अध्ययन तो जीवन के बारे में यह हुआ, लेकिन जीवन के एक काल के बारे में अध्ययन अगर किया जाए तो वो भी मानव जीवन का ही अध्ययन है। ऐसे ही अधिकार,
इसके अध्ययन के 3 आयाम हैं। आप तीनों आयामों का अध्ययन करें। अधिकार इस शब्द के 3 पहलू हैं, ठीक है, 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन से अधिकार की संकल्पना का अध्ययन यह संभव है। पहला, अधिकार इसका कोई धारक है और उस धारक को अधिकार किसी वस्तु पर या किसी, ठीक है, वस्तु यानी वह मूर्त हो अमूर्त हो या किसी विचार पर हक दे रहा है, यानी अधिकार में हकदारी यह पाई जाती है। तो कुछ लोग, कुछ विचारक हकदारी के तत्व की विवेचना करेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग हकदारी के तत्व की विवेचना करेंगे, और हकदारी के तत्व की जो लोग विवेचना करेंगे उन्हें इच्छा सिद्धांत, ठीक है, अधिकारों के अध्ययन का जो इच्छा का सिद्धांत है उसके अंतर्गत रखा जाएगा, और उस इच्छा सिद्धांत के अंतर्गत उनका अध्ययन होगा। या ये कहें कि अधिकारों की उत्पत्ति के जो इच्छा सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं वे अधिकार में हकदारी के तत्व की विवेचना वे करते हैं। दूसरा, अधिकार इसका एक पहलू है कि अधिकार क्या है, सामाजिक अधिकारों का स्रोत है, ठीक है। अधिकार से आपको बहुत सारे हक, बहुत सारे सामाजिक अधिकार ये मिलते हैं, ये अधिकारों का सोर्स है, सोर्स ऑफ राइट, ठीक है, यानी हितों का प्रदाता है। तो अधिकारों के अध्ययन का जो दूसरा सिद्धांत है वो क्या है, हित का सिद्धांत, ठीक है। हित सिद्धांत, इसके अंतर्गत भी कुछ विचारक आएंगे और वो अधिकारों का अध्ययन ये प्रस्तुत करेंगे। तीसरे प्रकार की, ठीक है, अधिकारों की जो डायमेंशन है और उसका जो लोग अध्ययन करेंगे वो अधिकारों के हितों के रक्षण का सिद्धांत एक आएगा, उसके नाते अध्ययन चलेगा। क्योंकि अधिकार व न्यूनतम मानदंड भी है, अधिकार वो मिनिमम स्टैंडर्ड, ठीक है, इसको प्रिस्क्राइब ये भी करता है जिसके मुताबिक आपको व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का अधिकार है तो उसके बारे में क्या कहते हैं, यू मस्ट ऑनर द राइट ऑफ अदर्स, आपको दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, मीनिंग देयर बाय इट इज द स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू विच योर बिहेवियर इज रिक्वायर्ड। आपका व्यवहार दूसरे के अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपके अपने व्यवहार के लिए अधिकार एक मानक की रचना यह भी कर रहा है, ठीक है ना। तो अधिकार जब मानक की रचना कर रहा है, इसका मतलब यह सोसाइटी पर्सन्स के लिए नैतिक मानदंड यह भी स्थापित कर रहा है, और न सिर्फ सोसाइटी पर्सन्स के लिए बल्कि राज्य के लिए भी, स्टेट को भी नागरिकों के अधिकारों का सम्मान ये करना पड़ेगा। स्टेट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड, ठीक है, किसके लिए, नागरिकों के अधिकारों का डिसऑनर करने के लिए। और इसीलिए अधिकार की एक परिभाषा यह भी है कि अधिकार निश्चित किए गए क्षेत्र में अनुज्ञात किया गया कार्य का मानक है, मतलब एक स्पेसिफाइड फील्ड है, उसमें आप कहां तक
काम कर सकते हो, जहां तक भी आप स्पेसिफाइड फील्ड में काम कर सकते हो, ठीक है, वो काम करने की आपकी क्षमता अधिकार के नाते जानी जाती है। जैसे उन्होंने कहा आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कोई भी वृत्ति, कोई भी जीविका, कोई भी पेशा, कोई भी व्यापार, ये आप कर सकते हैं। लेकिन लोक व्यवस्था के हित में, ठीक है, आप नशे का कारोबार नहीं करोगे, यानी कुछ जो पब्लिक पर्पजेस हैं, इनके लिए आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध ये भी लगाया जा सकता है। यानी आपका व्यापार का अधिकार, ठीक है, निश्चित किए गए क्षेत्र में जो अलाउड है, जहां तक आप कर सकते हो वहां तक आपका व्यापार करने का अधिकार है, निश्चित किए गए क्षेत्र में, ठीक है। आपको जब अलाउड कर दिया जाता है किसी सीमा तक काम करने के लिए, तो उस सीमा तक काम करने की क्षमता, यह आपका अधिकार है, इसे बोला जाता है। अधिकार का अध्ययन मिनिमम स्टैंडर्ड के रूप में भी होता है। यानी अधिकार ही नहीं बल्कि कोई भी संकल्पना दो प्रकार की विचार पद्धतियों से विचारित यह होती है, और किसी भी वस्तु के अध्ययन के, ठीक है, अनेकों पहलू होते हैं। अधिकार के अध्ययन के तीन पहलू, तीनों पहलुओं के मुताबिक अधिकार का विश्लेषण और अध्ययन ये चलता है। हिस्टोरिकली, अधिकार शब्द ये कानून की अवधारणा के साथ पैदा हुआ। हिस्टोरिकली, जब आप हिस्टोरिकली ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो जब आप हिस्टोरिकली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि तीन चार तरीके से अधिकार का उपयोग हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से किया गया। ऐतिहासिक रूप से देखें, सबसे पहले अधिकार किसी भी कार्य की उस विशेषता को बताने के लिए उपयोग हुआ जिसे समाज में ठीक, न्यायपूर्ण, ठीक है, और उचित माना गया है, उसे अधिकार नाम से व्यक्त कर दिया गया। अधिकार, यह कहा कि मेरा यह अधिकार है, इसका मतलब जो कुछ हम दावा कर रहे हैं उसे किया जाना ठीक है, ठीक है, उसे ही किया जाना न्यायपूर्ण भी है और उसे ही किया जाना औचित्यपूर्ण भी है। हिस्टोरिकली अधिकार शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह यह हुआ है। जब हम रोमनों का ज्यूरिस्प्रूडेंस ये देखते हैं, तो रोमनों के ज्यूरिस्प्रूडेंस में अधिकार शब्द जस, इससे अभिव्यक्त हुआ। लेकिन दिक्कत यह रही कि जस से ही रोमनों ने क्या किया, न्याय को अभिव्यक्त किया। जस से ही उन्होंने कानून, इसे अभिव्यक्त किया। और जस, इसी शब्द से, इसी से जस्टिस निकलता है, जस शब्द से, ठीक है, और जस शब्द से ही उन्होंने अधिकार, इसे भी व्यक्त किया। तो अधिकार के लिए एक अलग शब्द, इसकी व्यवस्था रोमनों ने कर ही नहीं पाई। अब अधिकार विशेषण के तौर पर यूज हो रहा, तो पता ही नहीं लग रहा कि आप ठीक की बात कर रहे हो, आप न्यायपूर्ण की बात कर रहे हो, आप औचित्यपूर्ण की बात कर रहे हो, क्या बात आप कह रहे हो आखिर। और भाषा में स्पष्टता यह आवश्यक है, क्लियर पता होना चाहिए। आप कहते भी हैं, अरे भाई क्लियर बोलो ताकि बात समझ में आए। रोमनों में उसमें भी अस्पष्टता। हिंदुओं ने अधिकार के लिए धर्म शब्द का प्रयोग कर लिया। अब हिंदुओं में धर्म शब्द का प्रयोग यह सत्य के लिए भी हुआ। हमने कल भी उदाहरण दिया कि पार्लियामेंट में क्या लिखा, यह तो धर्म तत्व है, लेकिन वहां धर्म का अर्थ पूजा पद्धति नहीं है।
वहां धर्म का अर्थ सत्य से है कि जहां सत्य है वहीं विजय है। और ये कोई धार्मिक वाक्य नहीं है, ये नीति वाक्य है। ठीक है, ये सेंटेंस कैसा है? जो पॉलिसी इसे अभिव्यक्त कर रहा है। इसीलिए जस्टिस पीजे कुरियन, उनकी बात ठीक नहीं है। कोई जस्टिस हो रहा है तो वो सब कुछ ठीक ही कह रहा है, ये धारणा मन से निकल देनी चाहिए। क्योंकि अगर जस्टिस ठीक ही कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णयों को बदलता क्यों है? ठीक कोई भी कह सकता है और गलत भी कोई भी कह सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये तो धर्मा तत्व जया, यहां धर्म का अर्थ सत्य से। तो हिंदुओं में एक दिक्कत यह आई, धर्म से अधिकार इसे भी व्यक्त किया, धर्म से सत्य को भी व्यक्त किया, धर्म से कानून को भी व्यक्त किया, धर्म से व्यवस्था को भी अभिव्यक्त किया और धर्म से धार्मिक अनुष्ठानों को भी अभिव्यक्त किया। लेकिन अधिकार के लिए कोई उपयुक्त शब्द यह नहीं मिला। इसका कारण प्राचीन काल में शायद यह रहा होगा कि न्याय और अधिकार ये कानून से जुड़ी हुई चीजें मानी गई। कानून से अलग ना तो अधिकार माना गया, ठीक है ना, और ना ही न्याय को। लेकिन फिलहाल प्राचीन जो समय है उसमें अधिकार के लिए कोई स्पेसिफिक शब्द ये उपयोग नहीं हुआ। जस्ट शब्द ये उपयोग हुआ, ठीक है, तो धर्म शब्द ये उपयोग हुआ, लैटिन भाषा में रेक्टस शब्द ये उपयोग हुआ, ठीक है। लेकिन रेक्टस उससे भी अधिकार ये भी अभिव्यक्त होता था, सुधार ये भी अभिव्यक्त होता था और ठीक ये भी अभिव्यक्त होता था। अधिकार के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड ये नहीं आया, इसलिए अधिकार शब्द, ठीक है, आखिर किस स्थिति को डिनोट करता है? क्योंकि अधिकार को क्या करें? जस्ट। अब जब जस्ट लिखा है तो जो पाठक है उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या कहना चाहते हो। क्योंकि अधिकार इनफैक्ट क्या है? अधिकार मनुष्य का वह दावा है, अधिकार मनुष्य की वह मांग है जो वह समाज से अपने लिए कर रहा है। आप अधिकार का अगर विश्लेषण करें तो अधिकार क्या है? अधिकार वह मांग है, अधिकार वो दावा है, अधिकार वो क्लेम है जो आप अपने लिए समाज से मांग रहे हैं। और समाज आपको वो दे इसलिए रहा है कि आपको वो दे देने में समाज का भी लाभ है और आपका भी लाभ है, दोनों का लाभ है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देंगे, आपका भी फायदा होगा, क्योंकि मानव प्राणी के रूप में आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करके प्रसन्न होते हैं और आपकी भावनाओं के द्वारा प्रेषित संसूचनाएं ये समाज के लिए, ठीक है, उपयोगी ये भी हो सकती है। तो समाज का भी लाभ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको देने में और आपका भी फायदा है। लेकिन फिर भी कुछ प्रतिबंध लगाए जाने जरूरी है, वो प्रासंगिक नहीं है विषय इस समय, तो प्रतिबंध ये भी लगाए गए। लेकिन अधिकार एक दावा है, एक मांग है। मोटे तौर पर हम देखें, एक लेमैन की तरह अगर हम अधिकार शब्द को देखें तो अधिकार से क्या डिनोट हो रहा है? अधिकार यानी क्या? तो एज ए लेमैन अगर हम देखें तो अधिकार के रूप में हमें क्या दिखाई देता है?
कि अधिकार एक दावा है, अधिकार एक मांग है। हमने पहले कई क्लासेस में कहा है कि हम कहें मानव क्या है, तो मानव हड्डियों, रक्त, मांस, मज्जा आदि का संग्रह है, जिसमें भावनाएं हैं, जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकता है। यानी एग्जैक्टली ये बताया जा सकता है आदमी यानी क्या, ऐसे अधिकार यानी क्या, ये एग्जैक्टली बताया जा सकता है। और अधिकार एग्जैक्टली एज ए लेमैन की तरह हम देखें तो अधिकार एग्जैक्टली क्या निकलता है, एक मांग, एक दावा, जो मनुष्य किससे कर रहा है, समाज से। और क्यों कर रहा है, इसलिए ताकि उसका अपना हित, अपना लाभ यह हो। और समाज उसे मान्य क्यों कर रहा है, इसलिए ताकि समाज का भी उसमें उससे लाभ हो, इसलिए। लेकिन यह स्थिति क्लियर नहीं हो रही है जब हम जस, धर्म, ठीक है, रेक्टस, इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये तीनों शब्द एक से अधिक भावार्थों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, ठीक है ना। एक से अधिक जो भावार्थ है उसे अभिव्यक्त करने के लिए इन शब्दों का उपयोग यह हो रहा है। दैट इज वाई वी आर अनेबल, ठीक है, टू आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू से बाय यूजिंग द वर्ड राइट। क्या कहना चाहते हो, कुछ पता नहीं लग रहा इन शब्दों का उपयोग हुआ क्यों। हिस्टोरिकली, क्योंकि न्याय हिस्टोरिकली यह माना गया है कि लोगों को उनके अधिकार दे दिए जाएं। इसी को न्याय की अवस्था यह कहा गया है। न्याय यानी लोगों को वो प्राप्त हो जाना जिसे प्राप्त करने के वे हकदार हैं, इसी को न्याय की अवस्था यह कहा जाता है। आप कहते मेरे साथ न्याय होना चाहिए, क्यों, ये मकान मेरा है, हमें मिलना चाहिए। इसका मतलब न्याय क्या है, आपको आपका अधिकार दे दिया जाना। और कौन सा अधिकार, जो कानून आपको दे रहा है। इसका मतलब कानून, न्याय और अधिकार ये अलग अलग थे ही नहीं। न्याय अधिकारों का दिया जाना यह माना जा रहा है, और अधिकारों का स्रोत ये, ठीक है, कानून ये है। तो तीनों स्थितियां, तीनों चीजें इतनी मिली जुली थी कि तीनों के लिए एक शब्द, ठीक है, यह उपयोग किया जाने लगा। कहीं तो जस, कहीं तो धर्म, कहीं तो रेक्टस। लेकिन इस एक शब्द के इस्तेमाल से जो कठिनाई हुई, वो कठिनाई यह हुई कि अधिकार यानी क्या, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। इसीलिए अधिकारों के अध्ययन की दो पद्धतियां ये विकसित हुई हैं, और उन्होंने अधिकारों का तीन पहलुओं से अध्ययन किया, ठीक है ना। हकदारी के हिसाब से, अधिकारों के स्रोत के हिसाब से, और नैतिक मानदंड के हिसाब से, और फिर अधिकार को डिफाइन किया, ठीक है। क्योंकि मोटे तौर पर तो स्थिति यह थी कि अधिकार एक दावा था जिसे मनुष्य समाज के विरुद्ध यह रख रहा था।
और समाज उसे मान्य भी करता था। ठीक है, इसलिए क्योंकि उसमें समाज और व्यक्ति दोनों का हित है। लेकिन यह बड़ी मोटी परिभाषा है, इसका 3 पहलुओं से अध्ययन शुरू हुआ और फिर इच्छा का सिद्धांत, अधिकारों का इच्छा का सिद्धांत, अधिकारों का हितों का सिद्धांत और अधिकारों का हितों की रक्षा का सिद्धांत, ये सामने हमारे आ गए। लेकिन वो लेटर चीज है। अभी हम अधिकारों की बात करते हैं। अधिकार संकल्पना के रूप में 2 प्रकार से अध्ययन किया गया, ठीक है ना। 2 विचार पद्धतियों से उसका अध्ययन यह हुआ, एक नॉर्मेटिव अध्ययन पद्धति, दूसरी एनालिटिकल अध्ययन पद्धति। एनालिटिकल अध्ययन पद्धति के लोगों ने प्रमुख तत्व या प्रमुख संघटक अधिकार का किसे माना? आज्ञापकता और प्रवर्तनीयता को, ठीक है ना। जो नॉर्मेटिव अध्ययन पद्धति के लोग थे, जो मानकीय अध्ययन पद्धति ये अपना रहे थे, इन्होंने, ठीक है, अधिकार इसके मुख्य संघटक, इसे ठीक है, इस भाव को इसका मुख्य संघटक माना कि अधिकार वही हो सकता है जो ठीक है, ठीक है ना। फिर अधिकार के पहलुओं का अध्ययन हुआ। अधिकार हिस्टोरिकली इन रूपों में समझा गया और इन रूपों में समझे जाने के कारण ही अधिकार को शुद्ध रूप में समझने के लिए इन 2 विचार पद्धतियों से अधिकार की व्याख्या यह की गई। अधिकार, इसकी व्याख्या हम शुरू करें इससे पहले अधिकारों के उन प्रकारों को देख लेना जरूरी है जो सामान्य रूप से हमारे सामने आते रहते हैं। एक अधिकार बड़ी बात हुई और फिर अधिकार जब हमारे सामने आना शुरू होते हैं तो कभी तो ये विधिक अधिकार इस रूप में हमारे सामने आते हैं, कभी ये प्राकृतिक या नैतिक मॉरल राइट्स इस रूप में हमारे सामने आते हैं, कभी ये मानवाधिकार ह्यूमन राइट इस रूप में हमारे सामने होते हैं, और कभी ये फंडामेंटल राइट मूल अधिकार इस रूप में हमारे सामने होते हैं। और फिर एज ए स्टूडेंट हमारे मनों में यह प्रश्न बड़ा सहज स्वाभाविक है कि इज देयर एनी डिफरेंस अमंग ऑल ऑफ देम, ठीक है, ये तो प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। तो इस दृष्टिकोण से जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें डिफरेंस दिखाई देता है, और जो मुख्य मुख्य डिफरेंस है वो तो यह है कि विधिक अधिकार विधि की उत्पत्ति है जिनका अपालन होने की दशा में विधिक दोष यह उत्पन्न होगा, और विधिक दोष आपके विरुद्ध यह प्रवर्तित कराया जाएगा। प्रवर्तित कराने का जो माध्यम हो वो कुछ भी हो सकता है, अर्थात अगर विधिक दोष उत्पन्न हुआ तो इस विधिक दोष के, ठीक है, शमन हेतु, इस विधिक दोष को खत्म करने के लिए या तो आपको दंड या क्षतिपूर्ति, ठीक है, या व्यादेश आपके विरुद्ध, या प्रतिस्थापन रेस्टिट्यूशन, ठीक है, और या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इनमें से कुछ अवार्ड होगा, ठीक है ना। रेस्टिट्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है सीपीसी में,
प्रतिस्थापन, रेस्टिट्यूशन कहां है? सीपीसी में 144, 144 में ये ना प्रतिस्थापन, ठीक है। 144 ए है, 144 है। पक्षकारों को वापस उसी दशा में लाना जिसमें वे होते यदि न्यायालय का प्रश्नगत आदेश देना हुआ होता। नहीं, 144 ही एक डिग्री की डेफिनेशन में भी वो आता है कि प्रतिस्थापन संबंधी कोई आदेश, ठीक है ना। तो 144 होता ये है, लोअर कोर्ट से कुछ आपके खिलाफ डिसाइड हो गया, ठीक है, लोअर कोर्ट से आपके खिलाफ कुछ डिसाइड हो गया, और जो कुछ डिसाइड हो जाने के कारण वादी हकदार हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये डिसाइड हो गया कि आप वादी के प्रति 1 लाख रुपए के देनदार, लोअर कोर्ट से डिसाइड हो गया, मामला अपील में चला गया, आप अपील में चले गए। अपील में आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। अपीलेट कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश पर कोई स्थगन आदेश ये दिया नहीं, कोई स्टे ऑर्डर दिया नहीं, और चूंकि उसने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया, हालांकि स्टे ऑर्डर कहना यह गलत शब्द का इस्तेमाल है, क्योंकि कानून के मुताबिक न्यायालय जब न्यायालयीन कार्रवाइयों को रोकता है तो उनको रोकने के लिए वो जो आदेश पारित करता है उसे स्टे ऑर्डर कहते हैं, ठीक है ना, न्यायालयीन कार्रवाइयों को। और पक्षकारों को प्राप्त किसी स्थिति का उपभोग करने पर जब न्यायालय रोक लगाता है तो रोक लगाने संबंधी आदेश को हम टेम्परेरी इंजंक्शन या अस्थायी व्यादेश ये कहते हैं, टीआई बोलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध बात है, लोक भाषा भी एक होती है, और उस लोक भाषा में स्टे इस नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। अपीलेट कोर्ट ने आपको कोई, ठीक है, टेम्परेरी इंजंक्शन, यस, अब मतलब जब हमने इतना कही दिया तो भाई फिर अशुद्ध शब्द का इस्तेमाल हम क्यों करें। अपीलेट कोर्ट ने कोई अस्थायी व्यादेश ये पारित नहीं किया तो अवर न्यायालय का निर्णय प्रभावी है, क्योंकि जब अपीलेट कोर्ट का जजमेंट आएगा तब लोअर कोर्ट का जजमेंट उसमें विलय कर जाएगा मर्जर के प्रिंसिपल के मुताबिक, विलयन के सिद्धांत के मुताबिक, और फिर जो बचेगा वो अपीलेट कोर्ट का निर्णय होगा। डी ज्यूरे, डी फैक्टो तो लोअर कोर्ट का, यानी तथ्य के रूप में तो लोअर कोर्ट का निर्णय भी दिखाई देगा, लेकिन कानून ऐसा मानेगा मानो अब लोअर कोर्ट का निर्णय है ही नहीं, अब जो कुछ है अपीलेट कोर्ट का निर्णय, डी ज्यूरे ऐसा होगा। लेकिन ये तब होगा ना जब अपीलेट कोर्ट निर्णय दे देगा, जब तक नहीं दे रहा तब तक तो ऐसा नहीं, तब तक तो लोअर कोर्ट का निर्णय एग्जिस्ट कर रहा है, और अपीलेट कोर्ट निर्णय जैसे ही आप दायर करोगे अपील वैसे ही खारिज तो कर सकता है, लेकिन आपके पक्ष में निर्णय नहीं दे सकता। आपके पक्ष में दे रहा है तो उसे दूसरे पक्ष को सुनना होगा, यानी तुरंत तो नहीं हो सकता। और लोअर कोर्ट का निर्णय एग्जिस्ट करना जिस पर स्थगन आदेश भी नहीं है, तो आपको न्यायालय के यानी अवर न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय का सम्मान ये करना होगा, ठीक है ना। और अवर न्यायालय ने जो 1 लाख रुपए वादी के पक्ष में और आपके विरुद्ध डिग्री किए हैं ये आपको उसे देने पड़ेंगे। अब आपकी स्थिति में परिवर्तन आ गया है, और वो परिवर्तन क्यों है? न्यायालय के आदेश के कारण। न्यायालय का आदेश न होता तो 1 लाख रुपए आपके पास होते, वादी के पास जो था वो क्या था? दावा 1 लाख रुपए के लिए, 1 लाख रुपए नहीं थे। अब न्यायालय का आदेश आ गया, स्थिति में परिवर्तन हो गया। अब वादी के पास 1 लाख रुपए और तुम्हारे पास दावा है, तुम कहते हो कि इन्हें 1 लाख मिलने ही नहीं चाहिए थे। अपीलेट कोर्ट ने निर्णय बदल दिया, अपीलेट कोर्ट में आप जीत गए, तो पक्षकारों को वापस उसी दशा में लाना जिसमें वे होते यदि प्रश्नगत न्यायालय का निर्णय न होता, ठीक है, तो इस प्रक्रिया में पक्षकारों को वापस लाना यही प्रतिस्थापन या अंग्रेजी में रेस्टिट्यूशन कहलाता है। जो 144 सीपीसी
बहा दिया गया। अगर न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय न होता तो पक्षकार किस दशा में होते? वादी के पास 1 लाख का दावा होता और आपके पास 1 लाख रुपए, यही स्थिति वापस लाई जाएगी। ठीक है ना? तो विधिक अधिकार का हनन विधिक दोष उत्पन्न करता है, और विधिक दोष के उत्पन्न होने पर जो विधिक दोष का उत्पन्न करने वाला है और जिसके प्रति विधिक दोष उत्पन्न किया गया है, तो जिसके प्रति विधिक दोष उत्पन्न हुआ है उसे किसी न किसी प्रारूप में अनुतोष देकर उस विधिक दोष का शमन किया जाता है, और यह अनुतोष कभी तो दंड के स्वरूप में, कभी कंपनसेशन या डैमेज के स्वरूप में, कभी रेस्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन के स्वरूप में, कभी व्यादेश यानी इंजंक्शन, आपको रोक दिया जाएगा, आप ये काम नहीं करोगे, कभी संविदा के विनिर्दिष्ट, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के रूप में ये दिए जाते हैं। लेकिन मिलेगा जरूर विधिक अधिकार का हनन, यानी अधिकारों में एक प्रकार है विधिक अधिकार। और विधिक अधिकार की विशेषता क्या है? विधिक अधिकार नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार, ठीक है ना, यह मानवाधिकार, यह मॉरल राइट, नैतिक अधिकार, इससे भिन्न कैसे है? तो विधिक अधिकार, इसका वायलेशन होने पर विधिक दोष उत्पन्न होता है, और विधिक दोष के उत्पन्न होने पर पक्षकार को जिसके प्रति यह विधिक दोष उत्पन्न होता है कोई ना कोई अनुतोष अवश्य प्राप्त होता है, और वह अनुतोष कैसा होता है? विधिक होता है, नैतिक नहीं होता। जबकि ठीक है, प्राकृतिक अधिकार यानी विधिक अधिकार कैसे हैं? प्रदत्त है। विधिक अधिकार कैसे हुए? प्रदत्त है। किसने दिए? विधि ने दिए। विधिक अधिकार अर्जित नहीं है, विधिक अधिकार प्रदत्त है। और जो नैतिक अधिकार है मुख्यतः 2 डिवीजन है, विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकारों का फर्दर डिवीजन होता है, ठीक है, जिनमें से एक मानवाधिकार ये बन जाते हैं, और दूसरे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ये कहे जाते हैं। मानवाधिकार नैतिक अधिकार ही है, ठीक है, लेकिन वह नैतिक अधिकारों का एक विशेष प्रकार का स्वरूप है, और दूसरे प्रकार के नैतिक अधिकार उन्हें प्राकृतिक अधिकार ये भी कहा जाता है। तो नैतिक अधिकार और मानवाधिकार इनमें भी भेद है, और मानवाधिकार और विधिक अधिकार इनमें भी भेद है, और विधिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार इनमें भी भेद है। विधिक अधिकार, इसमें विशेषता क्या है? क्योंकि जब तक हम विशेषता नहीं जानेंगे किसी भी अधिकार की तो डिफरेंस कैसे करेंगे, और हम हमेशा मनों में अपने एक भ्रम लिए घूमते रहेंगे कि मानवाधिकार कोई बहुत भारी चीज होती है, ठीक है। जो विधिक अधिकार है उसका स्रोत कानून है, और उसका वायलेशन ये विधिक रॉन्ग, लीगल रॉन्ग इसको पैदा करता है, और लीगल रॉन्ग पैदा होने पर आपको लीगल रेमेडी ये जरूर मिलेगी। लीगल रेमेडी किस ढंग की मिलेगी? क्योंकि लीगल रेमेडीज के अनेकों ढंग हैं, वो किस ढंग की मिलेगी कानून तय करेगा, और कानून अनेकों तरह की लीगल रेमेडी बताता है। वो कहता है कि रेस्टिट्यूशन ये भी मिल सकता है, यानी प्रतिस्थापन,
इंजंक्शन जारी करके आपको विधिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कामों से रोका, यह भी जा सकता है, यानी व्यादेश यह जारी हो सकता है। आपको क्षतिपूर्ति, डैमेज, ये क्लेम ये दिलाया जा सकता है। और आपको कंपनसेशन, प्रतिकर, यह भी मिलेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन एंड डैमेज। दोनों एक बातें नहीं है। कंपनसेशन इस बात को ध्यान में रखकर दिलाया जाता है कि जितना नुकसान हुआ उतना दिला दिया जाए। डैमेज एग्जम्पलरी भी हो सकता है, हम लोगों ने पढ़ा था दांडिक क्षतिपूर्ति, कहां, टॉर्ट में। डैमेज एग्जम्पलरी भी हो सकते हैं, मीनिंग देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड कंपनसेशन, एक बात नहीं है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसका व्यवहारिक उपयोग आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस इसकी तरह नहीं है। लेकिन एक प्रश्न है कि अधिवक्ता कैसे बनता है, तो अधिवक्ता ज्यूरिस्प्रूडेंस ही बनाता है। समझ चाहिए सारी चीजों के प्रति। लीगल राइट क्या है, कहां से पैदा होता है, क्या वायलेट होने पर होगा, तो लीगल राइट की ये विशेषताएं हैं। वायलेट होगा लीगल रॉन्ग, तो लीगल रेमेडी ये मिलेगा। लेकिन मानव अधिकार, और इसलिए लीगल राइट कहां से आएगा, लॉ से। वायलेट होगा लीगल रेमेडी। वायलेट होने पर जो स्थिति आएगी उसे हम किस नाम से जानेंगे, लीगल रॉन्ग। और नाम क्योंकि उसे लीगल रॉन्ग दिया, जैसे हम कहेंगे इनके साथ लीगल रॉन्ग हुआ, आपके दिमाग में है, पिक्चर रिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब यह हुआ कि विधि ने कोई लाभदायक स्थिति प्रदान की थी और उस स्थिति को इन्होंने वायलेट किया है, यह रिफ्लेक्ट होना आपके दिमाग में शुरू हो जाएगा। इसलिए लीगल रॉन्ग एक संकल्पना है, एक अवधारणा है। और यह अवधारणा क्या करे, स्थितियों की व्याख्या करने का प्रयास। और यही हमने पहले दिन आपसे कहा था कि संकल्पनाएं स्थितियों की व्याख्या करने का प्रयास ये करती हैं। ये स्थिति की व्याख्या है, लीगल रॉन्ग हुआ है। और चूंकि लीगल राइट लीगल लॉ से आया, इसलिए लीगल राइट कैसा हुआ, प्रदत्त, असाइंड। ठीक है, प्रदत्त को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, असाइंड है। ये किसी ने असाइन किया है, किसने, कानून ने। ये प्रदत्त है, ठीक है, ये अर्जित नहीं है। आपने अपने पुरुषार्थ से इसे अर्जित नहीं किया, यह आपकी स्थिति के कारण यह आपको मिल गया हो ऑटोमेटिकली, तो यह अर्जित है। यह दूसरे के द्वारा दिया गया है, वो दूसरा आपसे अलग है। और मानवाधिकार यह अर्जित है, यह प्रदत्त नहीं है। ठीक है, मानवाधिकार कैसा है, अर्जित। आप मानव के रूप में पैदा हुए, बस काफी है। यह अर्जित, आपको मानव के रूप में पैदा होने के कारण इसका अर्जन आपने कर लिया है। और मानवाधिकार अगर वायलेट हो, ठीक है, तो कोई अनुतोष ये आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए मानवाधिकार सिर्फ और सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन, एक नैतिक बाध्यता, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। होता रहे मानवाधिकारों का वायलेशन। इवन सेक्शन 12D मानवाधिकार अधिनियम 1993, जो भारत का अधिनियम है। खूब पूछा जाता है आपसे प्री में कि मानवाधिकार अधिनियम 1993 की कौन से सेक्शन में
मानव अधिकार की परिभाषा दी गई है। और क्या है मानव अधिकार की परिभाषा हिंदुस्तान में? ठीक है, तो मानव अधिकार की परिभाषा मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 12D इसमें दी। कहा उन्होंने कि हिंदुस्तान में मानव अधिकार से विपरीत है। मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा, मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है, ठीक है, पॉलिटिकल सिविल राइट 1966, और आपका इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट्स 1966, ठीक है, दो अंतर्राष्ट्रीय संविधाएं। और जो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है और जो कन्वेंशन डिसाइड हुए उनमें वर्णित मानवाधिकार, और सिर्फ इतना ही नहीं कि उनमें वर्णित मानवाधिकार, उनमें वर्णित मानवाधिकार जो कि भारत के न्यायालयों द्वारा जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, एक कुछ और लिखा है, इनके रूप में प्रवर्तनीय है। यानी उन संविधाओं में वर्णित सारे मानवाधिकार ये हमारे मानवाधिकार नहीं है। वहां उनमें वर्णित ऐसे मानवाधिकार जो भारत में जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार आदि के रूप में प्रवर्तनीय है, केवल वे ही मानवाधिकार है हमारे यहां, ठीक है। और जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में जब वो प्रवर्तनीय होंगे तो फंडामेंटल राइट के रूप में प्रवर्तनीय होंगे, मानवाधिकारों के रूप में प्रवर्तित नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं, और ये मानव मात्र को मानव होने के कारण प्राप्त है, ऐसा माना जाता है। इसलिए ये अर्जित है, ये प्रदत्त नहीं है, ये किसी ने दिया नहीं, ये आपने मानव के रूप में पैदा होकर अर्जित कर लिया। मानव अधिकार के साथ कॉन्सेप्शन ये है, और मानव अधिकार चूंकि मानव होने के नाते आपको मिला है, इसलिए परिस्थितियों से, दशाओं से स्वतंत्र है। इस तरह ये मूल अधिकारों से अलग हो जाता है। विधिक अधिकार तो तब मिलेगा जब कानून दे, यानी परिस्थितियों से बंधा हुआ है विधिक अधिकार, ठीक है। और वो विधिक अधिकार कब मिलेगा? तब मिलेगा जब उस अधिकार के कानून में उत्पन्न होने लायक जो परिस्थिति बताई गई वो पैदा हो जाएगी, यानी परिस्थितियों से स्वतंत्र, दशाओं से स्वतंत्र विधिक अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है। आपको तलाक कब मिलेगा? जब क्रूरता की दशा पैदा होगी, ठीक है। विधिक अधिकार हवा में अर्जित नहीं होता, वह परिस्थितियों और दशाओं में उत्पन्न होता है और वह प्रदत्त होता है, ठीक है। मानव अधिकार अर्जित होता है और वह परिस्थितियों और दशाओं से स्वतंत्र होता है। यह विधिक अधिकार और मानव अधिकार के बीच फर्क है। विधिक अधिकार का हनन विधिक दोष उत्पन्न करता है, मानव अधिकार का हनन विधिक दोष उत्पन्न नहीं करता, और इस रूप में मानव अधिकार सिर्फ और सिर्फ नैतिक अधिकार बनकर रह जाता है, ठीक है। जिसके पालन की अपेक्षा नैतिकता तो करती है, लेकिन वैसे इसका कोई पालन करने की बाध्यता उस ढंग की नहीं है। लेकिन यह नैतिक अधिकारों से भिन्न है। तो विधिक अधिकारों से इसकी भिन्नता ये तो समझ में आती है, लेकिन नैतिक अधिकारों से इसकी क्या भिन्नता है? नैतिक अधिकारों से यानी विधिक अधिकार और मानव अधिकार, इनके बीच अलगाव ये तो स्पष्ट है। विधिक अधिकार प्रदत्त है, मानव अधिकार अर्जित है। विधिक अधिकार परिस्थितियों और दशाओं से बंधे हुए हैं, उनका प्रवर्तन विशेष परिस्थितियों और विशेष दशाओं में होगा। मानव अधिकार परिस्थितियों और दशाओं से स्वतंत्र है। आप मानव है, बस बात खत्म, ठीक है।
विधिक अधिकार का हरण विधिक दोष उत्पन्न करेगा, लेकिन मानव अधिकार का हरण विधिक दोष उत्पन्न नहीं करेगा। विधिक अधिकार, इसके हनन पर आपको किसी भी प्रारूप में अनुतोष मिलेगा। मानव अधिकार के हनन की दशा में आपको किसी भी प्रारूप में अनुतोष ये नहीं मिलेगा। मिलेगा तो फंडामेंटल राइट के, ठीक है, रूप में। वो अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस होना है, देखेंगे, ठीक है। कोई अनुतोष नहीं मिलेगा। इस रूप में हम विधिक अधिकार और मानव अधिकार ये तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन मानव अधिकार और नैतिक अधिकार, क्या इनके बीच भी कोई भेद है? यस है। यूं तो बृहद रूप में मानव अधिकार भी नैतिक अधिकारों का एक स्वरूप है, लेकिन मानव अधिकार और नैतिक अधिकार, इसके बीच प्रमुख भेद यह किया जाता है कि मानव अधिकार परिस्थितियों और दशाओं से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात किसी भी परिस्थिति और किसी भी दशा में आपके मानव अधिकार आपसे अलग हो जाएं, यह संभव नहीं है। अर्थात आप मानव अधिकारों की मांग परिस्थितियों और दशाओं से अलग रहकर सिर्फ मानव के नाते ये कर सकते हैं। यानी परिस्थितियों और दशाओं से मानव अधिकार दिए जाने का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो नैतिक अधिकार है वे परिस्थितियों और दशाओं से बंधे हुए ये भी हो सकते हैं, वे मानव अधिकारों जैसे भी हो सकते हैं। नैतिक अधिकार और मानव अधिकार के बीच प्रमुख फर्क यही है कि नैतिक अधिकार मानव अधिकारों जैसे भी हो सकते हैं, अर्थात परिस्थितियों और दशाओं से स्वतंत्र हो, और नैतिक अधिकार ऐसे भी हो सकते हैं जो परिस्थितियों और दशाओं पर आधारित हो। जैसे कैकेयी को दशरथ ने वचन दिया, प्रतिज्ञा की कि जब तुम्हारी इच्छा आए, जब तुम्हें जरूरत लगे, तब 2 वर मांग लेना और हम तुम्हें देंगे। तो कैकेयी का ठीक है, कैकेयी का मोरल राइट और इस नैतिक अधिकार के कारण दशरथ बाध्य हैं उसके उस अधिकार का सम्मान करने के लिए। यद्यपि अगर न करें तो कोई विधिक दोष उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन नैतिक दोष उत्पन्न होगा, और वह नैतिक दोष दशरथ को प्रेरित कर रहा है कि वह दशा जो उन्हें प्रिय नहीं है उसे भी वो माने। क्यों? क्योंकि कैकेयी का नैतिक अधिकार है, और वो नैतिक अधिकार परिस्थितियों और दशाओं में है, ठीक है ना। तो नैतिक अधिकार के 2 स्वरूप हो सकते हैं। नैतिक अधिकार परिस्थितियों और दशाओं पर आधारित हो सकते हैं, जैसे प्रतिज्ञाएं हैं, और नैतिक अधिकार ऐसे भी हो सकते हैं जो मानवाधिकार के स्वरूप के हों, अर्थात परिस्थितियों और दशाओं से स्वतंत्र हो। विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार, ठीक है, और मानवाधिकार, इनके बीच अंतर कहां है? अब एक सवाल बचता है कि क्या प्राकृतिक अधिकार या नैतिक अधिकार और विधिक अधिकार, इनके बीच कोई भेद है? अभी हम लोगों ने क्या देखा? विधिक अधिकार और मानवाधिकार के बीच भेद। अभी हमने क्या देखा? विधिक अधिकार मानवाधिकार के बीच भेद, मानवाधिकार और नैतिक अधिकार के बीच भेद। लेकिन विधिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार या नैतिक अधिकार, इसके बीच भेद नहीं देखा हमने, ठीक है ना। क्या देखा था? नैतिक अधिकार और मानवाधिकार के बीच भेद। यद्यपि इन ब्रॉड कैटेगरी मानव अधिकार नैतिक अधिकारों का ही एक स्वरूप है, लेकिन उनके बीच भेद इस कारण से है कि मानव अधिकार के स्वरूप के नैतिक अधिकार भी होते हैं, और नैतिक अधिकार मानव अधिकारों से अलग प्रकार के भी होते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से अंतर कहां हुआ? विधिक अधिकार और मानवाधिकारों के रूप में। फिर चूंकि नैतिक अधिकार ब्रॉड था और मानवाधिकार उसी का एक
स्वरूप था, इसलिए उन दोनों के बीच भी हमने फर्क किया। लेकिन विधिक अधिकार और प्राकृतिक या नैतिक अधिकार, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार नैतिक अधिकार बात एक ही है, इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं हुआ। ठीक है, तो विधिक अधिकार और प्राकृतिक या नैतिक अधिकार, इनके बीच सबसे अच्छा अंतर सामंड और बेंथम इन्होंने किया। सामंड हम लोगों ने ट्रॉट में पढ़ा था, ट्रॉट, ठीक है, उसकी परिभाषा देता है सामंड, कहता है यह कृत्यों की विधि है।